प्रिय छात्रों, निर्माण आईएएस संस्थान यूपीएससी 2023 व 2024 के प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप सबके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर श्रृंखला लेकर आ रही है, जो प्रतिदिन के समसामयिक प्रश्नों के साथ सामान्य अध्ययन के अलग अलग विषयों संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर करेगा। ये कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अपने अनुभव और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेज सकते हैं। नमस्कार, निर्माण आईएएस की एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है और मैं विश्वजीत तिवारी आप लोगों को करंट अफेयर का जो पूरे एक साल का करंट अफेयर है, जो कि आपके 2023 एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। इस सीरीज में पूरे एक साल के करंट अफेयर के सीरीज में ये हमारा आज नेक्स्ट लेक्चर है। तो आइए इसमें हम अपने इस मई और जून महीने के करंट अफेयर को हमने इसमें शामिल किया है और ये पूरे एक साल का करंट अफेयर हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको तैयार कराते रहेंगे। साथ ही हमने इसमें यह भी ध्यान रखा है कि करंट अफेयर के साथ साथ उस महीने के न्यूज में अगर कोई वर्ल्ड का लोकेशन हो या फिर कोई इंडिया का लोकेशन हो, तो हम आपके वर्ल्ड और इंडिया की मैपिंग भी इस करंट अफेयर सीरीज के साथ साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आइए इसको कंटिन्यू आगे करते हैं। देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन जो कि Which of the following statements are correct regarding कार्बन बम? कह रहा है कि कार्बन बम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब ये प्रश्न चूंकि हम लोगों ने क्यों शामिल किया है, ये मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूं। देखिए, द गार्डियन न्यूज़पेपर ने एक आर्टिकल मई और जून में पब्लिश किया था। क्या रिवील्ड किया था इसमें कि कार्बन बम सेड टू बी ट्रिगर अ क्लाइमेट कैटास्ट्रोफ, अर्थात क्लाइमेट के लिए सबसे बड़ी आपदा के तौर पर इन्होंने कार्बन बम की संकल्पना को बताया था कि कार्बन बम क्लाइमेट के लिए सबसे बड़ी आपदा हो सकती है। तो यहां से यह प्रश्न बना है। फिर अब आते हैं हम प्रश्न पे। प्रश्न कह रहा है यह एक तेल या गैस परियोजना है, तेल या गैस परियोजना है जिसके परिणाम स्वरूप उसके जीवन काल में कम से कम 1 अरब टन उत्सर्जन होगा। प्रश्न सिंपल सा है, कह रहा है कि कोई भी ऐसी तेल या गैस की परियोजना जो कि अपने जीवन काल में 1 टन कार्बन का 1 टन उत्सर्जन अगर करता है तो वह क्या हो जाएगा? कार्बन बम कहलाएगा। अगला स्टेटमेंट है, यूरोपीय संघ ने रूस द्वारा यूक्रेन के शहरों पर कार्बन बम के उपयोग के साक्ष्य की सूचना दी है। ये अगर आप, चूंकि हम लोग जानते हैं कि पिछले काफी समय से रूस और यूक्रेन युद्ध चर्चा में रहा है, तो ये वहां से है कि रूस ने यूक्रेन पर ऐसे बम का यूज किया है जो कि कार्बन बम हो सकते हैं। तीसरा है, इस लक्ष्य की दिशा में काम करने वाले नेटवर्क को लिव इट इन द ग्राउंड इनिशिएटिव लीगो, अर्थात जो कार्बन बमों को डिफ्यूज करने की योजना से जुड़ा है, अर्थात वैसी कोई भी संस्था या ऑर्गेनाइजेशन जो कि कार्बन बम क्या है वो तो हम आगे आप चर्चा करेंगे। कार्बन बम को डिफ्यूज करने वाली संस्था है, उसको क्या कहा जाता है? लीगो कहा जाता है। फिर अगला ऑप्शन है, चीन, अमेरिका और रूस सहित दुनिया भर में 100 से अधिक ऐसी परियोजनाओं की पहचान की गई है जिनकी भारत ने निंदा की है। अर्थात भारत ने कार्बन बम कहा है कि दुनिया में ऐसी 100 से अधिक परियोजनाएं चल रही हैं जो कि अपने जीवन काल में, जैसा कि पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि 1 अरब टन से अधिक उत्सर्जन करेंगी, तो भारत ने इसकी निंदा की है। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अब इसमें से सही कथन की पहचान करनी है। पहला है 1 4, 2 3, 2 3 4 और 1 और 3। अब अगर आप कार्बन बम के बारे में नहीं जानते हैं तो फिर इसका उत्तर कैसे करेंगे? ये तो बड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही संभावित क्वेश्चन है, काफी प्रोबेबली क्वेश्चन है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, द गार्डियन ने ही इसको कार्बन बम शब्द का उपयोग किया था, इसके बाद ही ये कार्बन बम शब्द चर्चा में आया है और इसमें जांच पड़ताल में 195 कार्बन बम परियोजना अर्थात 100 से अधिक कार्बन बम परियोजनाओं की पहचान की गई है, जिसमें देशों और निजी कंपनियों की योजनाओं की सूची दी गई। इसमें कुछ राष्ट्रीय परियोजनाएं हैं और कुछ निजी परियोजनाएं भी हैं जो कि अपने जीवन काल में कम से कम 1 अरब टन CO2 का उत्सर्जन करेंगी। तो 1 अरब टन CO2 का उत्सर्जन करने वाली लगभग
195 परियोजनाओं की पहचान की गई है जो कि अपने जीवन काल में 1 अरब टन CO2 का उत्सर्जन करेंगी। तो इन परियोजनाओं को क्या कहा गया है? कार्बन बम परियोजना। अब आते हैं कि कौन कौन से देश इसमें शामिल है। तो अमेरिका, रूस, साउथ वेस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो इसमें भारत शामिल है। भारत की ऐसी परियोजनाएं हैं जो कि कार्बन बॉम्ब के तौर पे आइडेंटिफाइड की गई है। रिपोर्ट के अनुसार वे सामूहिक रूप से उत्सर्जन की सीमा को खत्म कर देंगे जिस पर 2015 के पेरिस समझौते में सहमति हुई थी। अब ये रिपोर्ट कह रहा है द गार्डियन की कि ये ऐसी परियोजनाएं हैं कि अगर इनको नहीं रोका गया तो जो पेरिस एग्रीमेंट हुई थी, पेरिस संधि हुई थी, उस संधि में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे उस लक्ष्य को प्राप्त होने में ये सभी परियोजनाएं बाधा बन सकती हैं। तो इसीलिए इन सभी परियोजनाओं को रोकना आवश्यक है अगर हम पेरिस प्रोटोकॉल के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। फिर अब आते हैं कि कार्बन बमों को डिफ्यूज करने की योजना क्या है भाई। इस लक्ष्य की दिशा में काम करने वाले नेटवर्क को, जिसे हम जानते ही हैं क्या कहा जाता है, लीगो, लिव इट इन द ग्राउंड इनिशिएटिव कहा जाता है। इनका मिशन क्या है कि जीवाश्म ईंधन को जमीन से छोड़ना और उनके बिना जीना सीखना है। ये जो परियोजनाएं हैं ये बड़े बड़े कंपनियों को और लोगों को ऐसा एक जीवन शैली अडॉप्ट करने की ट्रेनिंग देती है जिसमें कि कम से कम कार्बन उत्सर्जन किया जा सके। ठीक है, यह मानना है कि जलवायु परिवर्तन की जड़ जीवाश्म ईंधन का जलना है और ये अब तक माना जाता है कि हमारे यहां जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं भारत दुनिया में, जो बड़ी बड़ी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं जलवायु परिवर्तन के कारण, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है, जीवाश्म ईंधन का जलना। तो जीवाश्म ईंधन में क्या आते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, ऐसे जो ईंधन है जो कि जीव से उत्पन्न हुए हैं, जीवन से, उनको जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का 100% उपयोग इसका समाधान है। समाधान क्या है कि जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है उसका 100% उपयोग किया जाए। फिर है कि लीगो का उद्देश्य, लीगो यही है, लीव इट इन द ग्राउंड इनिशिएटिव। लीगो का उद्देश्य ऐसी परियोजनाओं के परीक्षण के लिए जमीनी स्तर पर समर्थन को व्यवस्थित करना, मुकदमेबाजी के माध्यम से उन्हें चुनौती देना और उसके लिए विश्लेषण और अध्ययन करना है। तो ये जो लीगो संस्था है ये क्या करेगी, दुनिया भर में ऐसी बड़ी बड़ी जो भी परियोजनाएं हैं जो कि 1 अरब टन CO2 का उत्सर्जन कर रही है अपने जीवन काल में, उनके खिलाफ वहां के न्यायालयों में केस करना ताकि उन परियोजनाओं को रोका जा सके, क्योंकि उन्हें उनसे पर्यावरण को बहुत अधिक क्षति हो रही है। साथ ही जो भी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है उसको बढ़ावा दिया जा सके। तो अब हमने समझ लिया। अब आइए प्रश्न पे पुनः आते हैं। अब देखिए, यह एक तेल या गैस परियोजना है जिसके परिणाम स्वरूप उसके जीवन काल में कम से कम 1 अरब टन उत्सर्जन होगा। तो ये नवीकरणीय ये जो तेल और गैस है ये क्या है, ये जीवन से बनाए जाते हैं, जीवाश्म ईंधन है। तो जीवाश्म ईंधन की ही परियोजनाएं हैं जिनके परिणाम स्वरूप के जीवन काल में कम से कम 1 अरब टन उत्सर्जन होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सेकंड है, यूरोपीय संघ ने रूस द्वारा यूक्रेन के शहरों पर कार्बन बम के उपयोग के साथ की सूचना दी है। ऐसा कोई भी बम की संभावना और साक्ष्य कहीं कुछ नहीं है। ये स्टेटमेंट आप आसानी से इलिमिनेट कर सकते हैं। तीसरा है, इस लक्ष्य की दिशा में काम करने वाले नेटवर्क को लीगो कहा जाता है जो कार्बन बमों को डिफ्यूज करने की योजना से जुड़ा है। तो कार्बन बम से तात्पर्य वैसी परियोजनाएं जो कि 1 अरब टन CO2 से अधिक उत्सर्जन करेंगी, उनको क्या करना है, उनको डिफ्यूज करने का मतलब उनको रोकने से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो लीगो यही काम करता है। एक्चुअली जब इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन होता है तो थोड़ा सा, द नेटवर्क वर्किंग टुवर्ड्स दिस गोल इज कॉल्ड लीव इट इन द ग्राउंड इनिशिएटिव लीगो इज एसोसिएटेड टू प्लान फॉर डिफ्यूजिंग कार्बन बॉम्ब्स। ऐसे कार्बन बम को डिफ्यूज करने की परियोजना है। अगला है, चीन, अमेरिका और रूस सहित दुनिया भर में 100 से अधिक ऐसी परियोजनाओं की पहचान की गई है। तो ये तो सही है, जिसकी भारत ने निंदा की है। तो भारत ने इसकी निंदा नहीं की है, बल्कि भारत भी इसी ग्रुप में शामिल है जिनकी 10 की परियोजनाएं ऐसी हैं जो कि 1 अरब टन से अधिक CO2 का उत्सर्जन कर रही हैं। तो प्रश्न समझ आ गया हमें। तो सेकंड गलत हो गया। सेकंड अगर गलत हो गया तो अब 1 4 और 1 3 2 है।
अब यहां पर देखिए, कार्बन बमों को थोड़ा सा रिकरेक्ट कर लीजिएगा, कार्बन बमों को डिफ्यूज करने से जुड़ी हुई है। ये मैंने आपको जानबूझ करके थोड़ा सा प्रोएक्टिव होने की बात के लिए इसको ऐसा किया, ताकि आप प्रोएक्टिव होकर के इस इनिशिएटिव को सुने। डिफ्यूज करने नहीं, बम को डिफ्यूज किया जाता है, या करें डिफ्यूजिंग कार्बन बम्स, मैंने इसीलिए हाईलाइट भी कर दिया था आपको। तो डिफ्यूजिंग के लिए नहीं है, ये कोई बम नहीं है, ये एक परियोजना है। परियोजना को रोकने के लिए LIGO काम करता है, डिफ्यूज करने के लिए नहीं। तो 3 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो क्या सही हो गया, 1 और 4 सही हो गए। ठीक है, आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, अरुणाचल प्रदेश में वन्य जीव वैज्ञानिकों और संरक्षणवादियों ने प्रस्तावित एटालिन जल विद्युत परियोजना को स्थानीय जैव विविधता के लिए खतरा बताया है। एटालिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वाइल्ड लाइफ साइंटिस्ट एंड कंजर्वेशनिस्ट इन अरुणाचल प्रदेश हैव फ्लैग थ्रेट टू लोकल बायोडाइवर्सिटी फ्रॉम द प्रपोज्ड एटालिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। Which of the following statements are correct regarding Italian hydroelectric project? तो इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है काफी चर्चा में है। ये उसका मैप है, यहां पर इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, तो ये अक्सर न्यूज में रहता है, क्योंकि इसको लेकर के माना गया है कि ये ह्यूमन काइंड के लिए खतरा बन सकता है। इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और थ्रेट टू मैनकाइंड, अर्थात अगर इस परियोजना को सही समय पर या सही स्थिति में नहीं स्थापित किया गया तो यह परियोजना एक जलाशय परियोजना है जो कि बिखर करके और ह्यूमन काइंड के लिए, वहां जो लोग बसे हुए उनके लिए थ्रेट हो सकता है। तो आइए प्रश्न पे फिर से आते हैं। इटालियन जल विद्युत परियोजना दुनिया के मेगा जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक के अंतर्गत आती है। प्रश्न कह रहा है कि मेगा जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक के अंतर्गत आती है, अर्थात कि इटालियन जो परियोजना है हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना, यह उस क्षेत्र में अवस्थित की गई है जहां पर मेगा जैव विविधता हॉटस्पॉट, वह क्षेत्र मेगा जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में जाना जाता है, वहां पर यह परियोजना बनाई गई है। सेकंड है, इसे रन ऑफ द रिवर योजना के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। अब ध्यान रखिए, रन ऑफ द रिवर का तात्पर्य होता है कि किसी रिवर के ऊपर ऐसी जल विद्युत परियोजना जो रिवर के पानी को स्टोर करने से नहीं जुड़ी हुई हो, बल्कि पानी का फ्लो जारी हो और उसके ऊपर ही हाइड्रो इलेक्ट्रिक भी तैयार होता हो, अर्थात पानी को रोक करके जल विद्युत बनाने की परियोजना नहीं है, बल्कि बहते पानी में जल विद्युत बनाने की परियोजना होती है। टैंगोन और ड्री नदियों पर कंक्रीट ग्रेविटी बांधों का निर्माण इसके अंतर्गत किया जाना है। अगला है कि यह बांध अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी में स्थित है। यह प्रोजेक्ट बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के तौर पर देखिएगा आप लोग, यहां इसके आसपास के मैप को भी जरूर तैयार कर लीजिएगा, और इस बार यह एक संभावित प्रश्न बन सकता है। चलिए आइए अब इसके सोल्यूशन पे आते हैं, मैं इसकी जानकारी आप लोगों को दे दूं। इसे 2 रन ऑफ द रिवर परियोजनाओं के संयोजन के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है, जिसमें ट्रैगोन और ड्री नदियों पर कंक्रीट ग्रेविटी बांध का निर्माण शामिल है। अर्थात 2 तरह से नदियां आ रही हैं, 2 साइड से नदियां आ रही हैं, और दोनों जहां मिल रही हैं, दोनों नदियों के ऊपर भी रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, और दोनों के मिलन स्थल पर भी रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बना करके इसको डेवलप किया गया है। यह परियोजना क्षेत्र हिमालय क्षेत्र के सबसे समृद्ध जैव भौगोलिक ग्राफिक काल प्रांत, हॉटस्पॉट से ही समझ लीजिएगा, यह हिंदी का ट्रांसलेशन है, दुनिया के मेगा जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक के अंतर्गत आता है। हम जानते हैं कि दुनिया में जो मेगा जैव विविधता हॉटस्पॉट की पहचान की गई है, उसमें से भारत के 2 क्षेत्र आते हैं, एक पश्चिमी घाट और दूसरा पूर्वी हिमालय क्षेत्र। तो ये पूर्वी हिमालय क्षेत्र है, वो दुनिया का मेगा बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के तौर पर देखा जाता है, और ये हिमालय के पूर्वी अर्थात अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में अवस्थित है। तो यह मेगा जैव विविधता हॉटस्पॉट वाला क्षेत्र तो अवश्य ही है। फिर है कि यह बांध अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी में स्थित है।
तो दिबांग घाटी में अवस्थित है। आइए अब फिर प्रश्न पे आते हैं। देखिए ये जो रीजन है ये दिबांग घाटी है, क्योंकि इससे होकर के दिबांग नदी, जो आप लोगों को ये दिख रही होगी, दिबांग नदी बहती है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। तो अब ये आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्मपुत्र की कौन कौन सी सहायक नदियां अरुणाचल प्रदेश से होकर के गुजरती हैं। दिहांग, देबांग, लोहित, ये सब प्रमुख नदियां हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश से होकर के गुजरती है। ठीक है, ये लोहित है, तो ये दिबांग, और यहां देखिए ये दिहांग है। ठीक है, तो दिबांग, देहांग, लोहित ये प्रमुख नदियां हैं जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक है, जो कि अरुणाचल प्रदेश से होकर के बहती है। तो ये मैप भी आपको मैपिंग के तौर पर यह भी क्लियर होना चाहिए। अब आइए प्रश्न पे आते हैं कि यह जैविक दुनिया के मेगा जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक के अंतर्गत आता है। तो यह स्टेटमेंट क्या है? सही है। फिर है कि ट्रैगोन और ड्री नदियों पर कंक्रीट ग्रेविटी बांध का निर्माण शामिल है। तो इन दोनों नदियों पर ही बांध, तो यहां ध्यान रखना है कि बांध, कंक्रीट बांध बना करके और रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट में एक अंतर होता है। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट में कंक्रीट बांध, बड़ा बांध नहीं बनाया जाता, छोटा बांध बना करके और नदी के जल को रोक करके काम नहीं किया जाता है, जबकि कंक्रीट ग्रेविटी बांध जो होते हैं वो पानी को रोक देते हैं। तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। यह बात अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी में स्थित है, ये सही है। तो कौन कौन सा सही हो गया? तो ट्रैगोन और कंक्रीट ग्रेविटी बांध, ग्रेविटी तो यहां ध्यान रखना है कि ये जो बांध है ये छोटा ग्रेविटी बांध वहां पे बनाया गया है। ग्रेविटी बांध भी दो तरह के होते हैं, एक जो कि कोई बड़ी नदी का पानी बड़े स्तर पर रोक लिया गया तो वो ग्रेविटी बांध हो गया, तो वो रन ऑफ द रिवर बांध नहीं कहलाता है। लेकिन अगर कोई बांध जो कि छोटे स्तर पर हल्का पानी को रोक करके और नीचे से पानी को बहने भी दे, उसे रन ऑफ द रिवर ग्रेविटी बांध कहा जाता है। तो ये दूसरी कैटेगरी का ग्रेविटी बांध की कैटेगरी में आता है, और ये रन ऑफ द रिवर के साथ साथ ग्रेविटी बांध भी है, तो इसमें उपयुक्त सभी सही है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि हम जानते हैं कि ये तो पिछले 2-3 सालों से काफी चर्चा में है और हमेशा ये चर्चा में बना रहता है, इसीलिए इस टॉपिक को तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पीएम किसान स्कीम। पहला है, द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन आइडेंटिफाई द फार्मर्स हु आर एलिजिबल फॉर द स्कीम। मैं हिंदी में पढ़ लेता हूं कि राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन उन किसानों की पहचान करते हैं जो योजना के लिए पात्र हैं। तो प्रश्न पहला स्टेटमेंट यही है कि पहचान, पात्र की पहचान कौन करता है? तो स्टेट गवर्नमेंट्स करती है। सेकंड कह रहा है, फॉर हिली एरियाज सेंटर फंड्स 90% ऑफ टोटल अमाउंट, अर्थात पहाड़ी क्षेत्रों के लिए केंद्र कुल राशि का 90% फंड करता है। अब यहां पर मैं आप लोगों के लिए दो पॉइंट छोड़ करके जाता हूं जो कि आपको तैयार करना है। पहला सेंट्रल सेक्टर स्कीम और दूसरा होता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। केंद्र प्रायोजित परियोजनाएं और केंद्रीय क्षेत्रक परियोजनाएं, ये क्या होती हैं? इसमें दोनों में, केंद्र और राज्य में फंडिंग का शेयर क्या क्या होता है, हिली स्टेट्स के लिए क्या होता है, ये अब आपके लिए होमवर्क है, इसको जरूर कर लीजिएगा। अब फिर आगे बढ़ते हैं। इस परियोजना के तहत सभी किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए की राशि आय सहायता प्रदान की जाती है। इस परियोजना में शुरू में सभी छोटे किसानों को, शुरू में सभी छोटे किसानों को आय सहायता प्रदान की। अब ये चूंकि काफी चर्चा में है और बार बार सरकार इसका 2-2 हजार करके किस्त किसानों के खाते में दे रही है। आइए इसको देखते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि, ये 11वीं किस्त चूंकि मई जून में उस समय आई थी, कीमत 20,000 करोड़। इससे हमें, इस कीमत से हमें कोई मतलब नहीं है, ये संभावित एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। हाल ही में 10 करोड़ से अधिक किसानों को हस्तांतरित किया गया था, ये न्यूज है वहां से। तो अब यहां ये ध्यान रखना है कि इसमें लगभग, अगर आपसे प्रश्न कर ले कि इसमें 25 करोड़ किसानों को, तो एक बड़ा डेटा का अंतर जब दिख जाए तो वो गलत हो जाएगा।
10 करोड़ के आसपास का जो डेटा रहेगा, अगर 9 करोड़ भी हो या फिर 9.5 करोड़ हो, 10.5 करोड़ हो, तो वो चलेगा, क्योंकि किसानों का डेटा हर जब भी किसान का किस्त जारी किया जाता है तो थोड़ा आसपास थोड़ा रिवाइज हो रहा है। तो इसलिए 10 करोड़ से अधिक या 10 करोड़ के आसपास अगर है तो वो ऑप्शन वो पूछा भी जा सकता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। आइए इस योजना के बारे में जानते हैं कि ये 100% कौन वित्त पोषण कर रहा है? भारत सरकार, अर्थात इसमें स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूटीज का कोई शेयरिंग नहीं है। ये टोटली 100% सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा वित्त पोषित है। तो इसे क्या कहेंगे? सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम कहेंगे कि सेंट्रल केंद्रीय क्षेत्रक परियोजना, में हिंदी में बोल लेता हूं, या फिर केंद्रीय, तो ये केंद्रीय क्षेत्रक परियोजनाएं हो गई, जिसमें 100% स्पॉन्सरशिप सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, तो वो केंद्रीय क्षेत्रक परियोजनाएं होती हैं। तो केंद्रीय क्षेत्रक परियोजनाएं, चलिए तो मैंने आपको बता ही दिया, ये तो होमवर्क दिया था मैंने यहाँ रखी। के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, यहाँ लिख भी दिया गया है। इस योजना को दिसंबर 2018 में लॉन्च किया गया था। अब ये डेट थोड़ा जान लेना है, क्योंकि यूपीएससी कभी डेट पूछ लेता है कि कब शुरू की गई थी। तो 2018 में शुरू की गई थी। हालांकि अधिकतम केस में यूपीएससी ने जब भी ऐसे डेट दिए हैं तो वो गलत डेट दिए हैं। ये आप लोग अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते रहिएगा, उसका एनालिसिस भी जरूर करिएगा। अब आते हैं कि इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को प्रति वर्ष 6,000 की आय सहायता प्रदान की जाती है। अब यहां पे ध्यान रखना है, यह सीमित कर दिया गया है, छोटे और सीमांत किसानों को शुरू में सीमित किया गया था, लेकिन राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन उन किसानों की पहचान करते हैं। एक और बात है कि किसानों की पहचान कौन करता है? तो स्टेट गवर्नमेंट और यूटी गवर्नमेंट किसानों की पहचान करती हैं, जो कि इस योजना के लिए पात्र है, और सूची को केंद्र के साथ साझा करते हैं। अब यहां पर एक बात और देखिएगा कि इस योजना ने शुरू में देश भर के सभी छोटे और सीमांत किसानों के परिवार को 2 हेक्टेयर तक खेती योग्य भूमि रखनी, यह ध्यान रखना है शुरू में। अब यहां ध्यान रखना है कि छोटे किसान किसे कहा जाता है और सीमांत किसान किसे कहा जाता है, यह भी पूछा जा सकता है। तो वैसा किसान जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य भूमि है, वह छोटा किसान कहलाता है, वो सीमांत किसान कहलाता है। और अगर किसान के पास 1 से 2 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है तो वह छोटा किसान कहलाता है। तो प्रश्न कह रहा है कि शुरू में इसको सीमांत और छोटे किसानों के लिए ही शुरू किया गया था, लेकिन इसके दायरे को बाद में विस्तारित किया गया और देश के सभी किसान परिवारों को उसकी भूमि जोत के आकार के बावजूद कवर करने के लिए विस्तारित कर दिया गया। अर्थात अब किसानों के खेत के आकार से कोई मतलब नहीं है, अगर उसके पास 5 हेक्टेयर से भी अधिक भूमि है तो भी वह इस योजना के लिए पात्र है। अब है कि इस योजना से बाहर कौन कौन लोग हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा पूछा जा सकता है। तो बाहर जो भी इनकम टैक्स देते हैं या जो भी प्रोफेशनल लोग हैं, चाहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर, वकील, सीए, या अगर जिनकी 10,000 से अधिक पेंशन आती है, वे व्यक्ति इस योजना के बाहर हैं और वो किसान होते हुए भी इसका फायदा नहीं उठा सकते। तो लेकिन ध्यान रखना है कि शुरू में जरूर इसको छोटे और सीमांत किसानों के लिए शुरू किया गया था, लेकिन अभी वर्तमान में 2019 से इसको देश के सभी किसानों के लिए एलिजिबल कर दिया गया है। आइए प्रश्न पे आते हैं। तो इस तरीके से अब क्या है, कौन कौन सही है? इस योजना के तहत सभी किसानों को प्रति वर्ष, अब यहां ध्यान रखना है, प्रति वर्ष कह रहा है, 6,000 रुपए की आय सहायता प्रदान की जाती है। और फिर है कि पहाड़ी क्षेत्र के लिए केंद्र कुल राशि का 90% फंड करता है। तो हम तो ये जान चुके हैं कि यह टोटली सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं बल्कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, केंद्रीय क्षेत्रक परियोजनाएं हैं। तो टोटल फंडिंग केंद्र सरकार करता है, इसमें स्टेट की कोई फंडिंग में भूमिका नहीं होती है। हाँ, लेकिन पहचान, जो पात्र की पहचान है, वो जरूर स्टेट गवर्नमेंट और यूटी गवर्नमेंट ही करती है। तो पहला सही है, सेकंड गलत हो गया। तीसरा है कि चौथा देखते हैं पहले, कि इस योजना को शुरू में सभी छोटे किसान की आय सहायता प्रदान की, यह स्टेटमेंट सही है। शुरू में सभी किसानों के लिए, सभी छोटे और लघु किसानों के लिए और जो सीमांत किसान थे उनके लिए शुरू किया गया था। हालांकि 2019 में बढ़ा करके इसको सभी किसानों के लिए कर दिया गया। यह बात जरूर ध्यान रखिएगा कि ये अब सभी किसानों के लिए है। इस योजना के तहत सभी किसान
अब सभी किसान को लिमिट कर दिया गया है। क्या लिमिट किया गया है कि वैसे किसान जिनका की कोई भी एक्स्ट्रा इनकम है और वो इनकम टैक्स रिटर्न देते हैं, वो इस परियोजना के भाग नहीं है। अर्थात जो भी किसान, तो जहां पर सभी किसान आ जाएगा, थोड़ा सचेत हो जाइएगा, वैसे सभी किसान जो इनकम टैक्स नहीं देते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करते हैं, वे जरूर इस परियोजना के भाग हैं। लेकिन अगर वो इनकम टैक्स रिटर्न देते हैं, अर्थात किसानों की बहुत सारी आय हो सकती है, तो एक किसान खेती करते हुए भी अन्य काम भी कर सकता है। तो अगर वो खेती किसानी के साथ साथ कोई और कार्य कर रहा है और उसमें इतना इनकम जनरेट कर पा रहा है कि वो इनकम टैक्स दे रहा है, तो वो पीएम किसान योजना का पात्र नहीं है। तो इस तरीके से 2 और 3 क्या हो गए, गलत हो गए। तो ऑप्शन सही क्या हो गया, 1 और 4 सही हो गए। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में G7 के राष्ट्र प्रमुखों ने वैश्विक अवसंरचना और निवेश के लिए साझेदारी, रिसेंटली G7 लीडर्स लॉन्च्ड पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट स्कीम। इन दिस रिगार्ड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो G7 ने ये जो स्कीम शुरू की है PGII, इसके बारे में चर्चा करते हैं। आइए, यह विकासशील देशों के लिए $600 बिलियन की फंडिंग जुटाने की योजना है। सेकंड है, जलवायु क्षति के मुआवजे के रूप में विकासशील देशों को अनुदान के रूप में फंड दिया जाएगा। ठीक है। थर्ड है, इस पहल का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटना और लैंगिक समानता हासिल करना है। दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? चलिए इस परियोजना को समझ लेते हैं। देखिए, ये G7 का एक समिट हो रहा था जर्मनी में, उसका एक फोटो है। ट्रेंड क्या है कि द G7 इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्लान टू काउंटर चाइना's बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। The infrastructure plan was first announced in June 2021 during last year's G7 summit in the UK. Back then, US President Joe Biden has called it the Build Back Better World B3W framework. अब ये है कि ये हाल ही में G7 लीडर समिट ने आधिकारिक तौर पर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट के लिए पार्टनरशिप लॉन्च की है। यह विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा परियोजना, अर्थात जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई परियोजना है, उनको वित्त पोषण के लिए, फंडिंग करने के लिए एक ज्वाइंट पहल है, संयुक्त पहल है। शुरू की गई इस परियोजना को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव योजना के काउंटर के तौर पर देखा जा रहा है। ये तो क्लियर ही हो गया कि यह परियोजना किस लिए शुरू की गई है। यह विकासशील देशों को उनके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए फंड करने के लिए शुरू की गई है। साथ ही यह उन देशों को चीन की जो डेट ट्रैप पॉलिसी है, उस पॉलिसी से बचाने के लिए भी काउंटर के तौर पर देखा जा रहा है, ताकि वो जो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होकर के एक बड़े कर्ज के जाल में फंस जा रहे हैं, उनसे वे बचे रहे और वे अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए चीन पर निर्भर नहीं रहे। फिर है कि G7 और यूरोपियन यूनियन ने वैश्विक स्तर पर चीन द्वारा शुरू की जा रही और वित्त पोषित की जा रही बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को नोट किया है और इसके लिए अपना अल्टरनेटिव सिस्टम प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है। यह चीन को काउंटर करने के लिए एक अल्टरनेटिव के तौर पर देखा जा रहा है। इसका फंडिंग कैसे होगा? तो सामूहिक रूप से, ज्वाइंट रूप से G7 समूह का उद्देश्य 2027 तक लगभग $600 बिलियन का फंड जुटाया जाएगा और फंडिंग का उपयोग कहां किया जाएगा? महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में निवेश करने के लिए किया जाएगा, जो जीवन को बेहतर बनाएगा और सभी लोगों के लिए वास्तविक लाभ प्रदान करता है। हालांकि ध्यान रखना है कि ये फंड जो है दान या सहायता नहीं है, बल्कि यह है लोन है और यह दोनों देशों को उधार देने और उन्हें प्राप्त करने के लिए फायदेमंद होगा। जैसे ये जो एक फंड बन रहा है, यह फंड आपको ग्रांट के तौर पर नहीं दिया जा रहा है, ये आपको लोन के रूप तौर पर दिया जा रहा है कि आप ये पैसा लीजिए और खुद से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कीजिए, और इसका जो इंटरेस्ट रेट है उसे इतना न्यूनतम रखा गया है। साथ ही यह एक दीर्घकालिक फंड है,
तो आपको इंटरेस्ट भी तत्काल नहीं रिटर्न करने हैं, बहुत लॉन्ग टर्म में इसको रिटर्न कर रहे हैं। तो यह ताकि चीन के तुलना में लोग इस फंड को लेने में इंटरेस्ट दिखाएं और इसको लेकर के चाइना के डेट ट्रैप पॉलिसी से बच सके। अब यह है कि पीजीआईआई और बीआरआई बॉर्डर रोड इनिशिएटिव दोनों का घोषित उद्देश्य क्या है? दोनों एक ही तरीके से वैश्विक व्यापार, सड़क, बंदरगाह, पुल और संचार व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का निर्माण के लिए देशों को सुरक्षित वित्त पोषण, यह ध्यान रखना है। चाइना क्लेम करता है कि वह जो आपको फंड दे रहा है वह सस्टेनेबल और सिक्योर फंड दे रहा है, लेकिन ये लालच के तौर पर वो आपको दिखाता है कि हम तो देखो बहुत कम इंटरेस्ट में आपको पैसा दे रहे हैं, लेकिन वो इतना हैवी अमाउंट होता है, वह कम इंटरेस्ट में इतना हैवी अमाउंट होता है कि वह देश चीन के उस ब्याज को देने की स्थिति में नहीं होता है। इसलिए बाद में फिर उसे अपने क्षेत्र में, जैसे कि श्रीलंका को अपना हम्बन टोटा पोर्ट देना पड़ा। तो ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण और जो कि स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट क्षेत्र होते हैं वो चाइना को सौंपना पड़ता है। तो दोनों यही क्लेम करते हैं कि हम आपको सिक्योर फंड दे रहे हैं। हालांकि पहल पारदर्शी रखने के लिए है, जो जलवायु परिवर्तन, हाँ, लेकिन ये जो है G7 की जो पहल है इसका उद्देश्य क्या है कि यह पारदर्शी तरीके से आपको पहले ही बता दिया जाएगा और ग्रुप के तौर पर हम सभी आपको लोन दे रहे हैं, तो हम आप पर दबाव नहीं बनाएंगे। आप धीरे धीरे पारदर्शी अपने परियोजनाओं को पारदर्शी तरीके से शुरू करिए, हम आपको परियोजनाओं की देखरेख करते रहेंगे और फिर उससे धीरे धीरे हम आपको ऐसे फंड के लिए वित्त पोषित करेंगे जो आपके लिए प्रॉफिटेबल, अर्थात हम आपके यहां ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं करने जा रहे हैं जिससे कि आपको लाभ नहीं हो, जो कि जहां पर आपका पैसा डूबने की संभावना उसको उससे बचना है और आपके ऐसे प्रॉफिटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है जिससे कि आपकी आय बढ़ सके। ठीक है, अब आते हैं इस पर। यह विकासशील देशों के लिए, ध्यान रखिएगा आप लोग कि यह विकासशील, ये हमने पढ़ा था कि $600 बिलियन फंडिंग जुटाने की योजना है और विकासशील देशों के लिए है, ये तो सही है। सेकेंड है जलवायु क्षति के मुआवजे के रूप में विकासशील देशों को अनुदान के रूप में फंड दिया जाएगा। अब यहां जलवायु क्षति का मुआवजा शब्द से क्या तात्पर्य है? ये जो विकासशील देश हैं जिन्होंने अपने विकास के दौर में पर्यावरण को व्यापक स्तर पर क्षति पहुंचाई है, और आज अब विकासशील देशों को कहा जा रहा है कि आप ऐसी कोई भी परियोजना या कोई भी स्कीम शुरू नहीं करिए जो कि बड़े स्तर पर कार्बन का उत्सर्जन करता है। तो इससे क्या दबाव क्या बनता है विकासशील देशों पर कि वो कोई भी ऐसी परियोजना प्रारंभ ही नहीं कर पाएंगे जो कि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आवश्यक है, लेकिन उसमें CO2 का उत्सर्जन अधिक है। तो ये प्रश्न कह रहा है, ये लाइन कह रहा है कि जलवायु क्षति का मुआवजा, अर्थात हमने जलवायु को प्रभावित किया और अपना डेवलपमेंट कर लिया, अब आपका दौर है, आपने जलवायु को कम प्रभावित किया है, तो हमने जो क्षति पहुंचाई जलवायु को उसका मुआवजा हम आपको देंगे। ऐसा ये कहा जा रहा है कि इसके रूप में विकासशील देशों को अनुदान के रूप में फंड दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ये चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने की पहल है, इसका जलवायु क्षति के मुआवजे से कोई लेना देना नहीं है। इस पहल का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटना और लैंगिक समानता हासिल करना है। देखिए, तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अगर डेवलप होंगे और वैसे प्रोजेक्ट जो कि जलवायु से जुड़े हुए हैं, चूंकि G7 का क्लाइमेट परियोजना इससे जुड़ा हुआ ही है, तो ये जलवायु परिवर्तन से निपटने में हेल्प करने के लिए बिल्कुल सही है। और लैंगिक समानता, अगर वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो जेंडर इक्वालिटी भी धीरे धीरे बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो ऐसे शब्द अगर कहीं पर आपको मिल जाए, जलवायु परिवर्तन, लैंगिक समानता, तो मैक्सिमम केस में आप, चूंकि ये जनरल स्टेटमेंट होती है तो ये सही ही होती है। तो पहला और तीसरा क्या हो गया? सही। तो इस तरीके से C नंबर ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड द संत तुकाराम सेल रॉक मंदिर इन द टेम्पल टाउन ऑफ देहू इन महाराष्ट्र। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग संत तुकाराम? अब ये संत तुकाराम जी के बारे में चूंकि हमारे प्रधानमंत्री ने तुकाराम जी के बारे में यहां पर जाकर के एक शिलान्यास किया था, तो उसी से संबंधित ये प्रश्न बना है। अब यहां पर देखिए,
द सेंट तुकाराम टेम्पल एंड इट्स सिग्निफिकेंस के तौर पर ये देखा गया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गोइंग टू इनॉग्रेट द सेंट तुकाराम शिला मंदिर इन द टेम्पल टाउन ऑफ देहू इन पुणे डिस्ट्रिक्ट। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस? ये इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज है, यहीं से हमने क्वेश्चन लिया है इसको। अब आते हैं कि संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन पीएम जी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कर रहे हैं। यह महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के संतों में से एक थे। अब संत तुकाराम के बारे में आपको बताना है कि क्या ये भक्ति आंदोलन के संत थे। सेकंड कह रहा है कि अभंग कविता नामक साहित्य की एक मराठी शैली में रचना इन्होंने की है, जिसमें लोक कथाओं को आध्यात्मिक विषयों के साथ जोड़ा गया है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि अभंग की रचना मराठी संतों ने की है कि नहीं की है, और उसमें संत तुकाराम जी ने की है कि नहीं की है। उनके कीर्तन आध्यात्मिक गीत भगवान शिव को समर्पित थे। अब संत तुकाराम जी भगवान शिव के भक्त थे, भगवान विष्णु के भक्त थे, या माता दुर्गा जी के भक्त थे। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगला है कि उन्होंने मराठों को एक छत के नीचे लाने में योगदान किया है, अर्थात उन्होंने मराठी क्षेत्रों में या पूरे महाराष्ट्र क्षेत्र में एक मराठी एकता का भाव डेवलप किया, और वहां पर जो जाति, वर्ण, धर्म ऐसी जो विभाजनकारी तत्व थे, जिसमें कि एक दूसरे से अलगाव दिखता था, उनको कम करके और एक क्षेत्र, एक समूह के रूप में विकसित होने की भावना विकसित की, जिसे कि हम सामान्य रूप में वर्तमान में राष्ट्र की भावना कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। तो ये प्रश्न कह रहे हैं कि उन्होंने मराठों को एक छत के नीचे लाने में योगदान किया और उन्हें मुगलों के खिलाफ खड़े होने में सक्षम बनाया। तो क्या संत तुकाराम जी ने ऐसा किया? फिर है कि 20वीं सदी की शुरुआत में जवाहरलाल नेहरू ने सेंट्रल जेल में रहते हुए उनकी कविताएं पढ़ी और उनका अनुवाद किया। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जवाहरलाल नेहरू ने इनकी कविताओं का ट्रांसलेशन किया। तो आइए इनको समझ लेते हैं। देखिए कि संत तुकाराम जी 1608 से 1650 तक रहे हैं, अर्थात ये 17वीं सदी की चर्चा हो जाए कि 17वीं सदी में संत तुकाराम जी महाराज थे, तो ये भी सही हो जाएगा। और इस समय किस मुगल बादशाह का शासन था? अगर आपको पता हो तो इसको भी इंपॉर्टेंट रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है किसी संत का नाम लेकर के कि तुलसीदास जी अकबर के समकालीन थे, कौन कौन किसके समकालीन था। तो ये सब चीजें आप ध्यान रखिएगा कि 1608 से 1650 के बीच में कौन मुगल बादशाह हुआ करता था। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस दौर में शाहजहां कब शासक बना था? तो ये शाहजहां का दौर था, और 1608 से 1650 के बीच में जहांगीर भी इसमें शामिल थे। तो जहांगीर और शाहजहां दोनों के समकालीन को मान सकते हैं। ठीक है, अब यह है कि ये एक मराठी कवि हिंदू संत थे। ये महाराष्ट्र में तुकोबा के नाम से जाना जाता था। इनके उपनाम थे तुकोबा, और यह वारकरी संप्रदाय, वैष्णव परंपरा, वारकरी संप्रदाय जो भगवान विठोबा की पूजा करते थे। तो भगवान विठोबा, पंढरपुर महाराष्ट्र में एक क्षेत्र है, तो वहां पंढरपुर में भगवान विठोबा की, जो कि भगवान विष्णु के एक अवतार के तौर पर माने जाते हैं महाराष्ट्र क्षेत्र में, भगवान कृष्ण के तौर पर, तो उनकी पूजा किया करते थे। अर्थात ये वैष्णव संप्रदाय के थे, शैव संप्रदाय के नहीं थे। वह समताकारी व्यक्तिगत वर्करी भक्तिवाद परंपरा के हिस्सा, अर्थात ये वर्ण जाति भेद या लिंग भेद से अलग हट करके समतावादी समाज की बात करते हैं। ये समान रूप से अधिकांश भक्ति संतों ने ये समतावादी समाज की संकल्पना की है। तुकाराम को उनकी भक्ति कविता अभंग, तो तुकाराम जी की भक्ति कविता अभंग कहलाती थी, और कीर्तन के रूप में जाने जाने वाले आध्यात्मिक गीतों के साथ समुदाय उन्मुख पूजा के लिए जाना जाता है। समुदाय उन्मुख पूजा का मतलब होता है कि वहां के समुदाय के जो देवता है, स्थानीय देवता, उनकी पूजा करते थे। तो स्थानीय देवता को ही विठोबा महाराज कहा जाता है, जिन्हें कि भगवान विष्णु का एक अवतार माना जाता था। फिर है कि उनके कीर्तन उर्फ ये आध्यात्मिक गीत हिंदू भगवान विष्णु के अवतार विठोबा या विठल को समर्पित थे।
ये तो वही पॉइंट है। महान महाराष्ट्रीय योद्धा राजा शिवाजी संत के बहुत बड़े प्रशंसक थे। यहां पूछा जा सकता है कि महाराज शिवाजी किस महाराज संत के प्रशंसक थे या किससे प्रेरणा प्राप्त करते थे? तो संत तुकाराम जी से प्रेरणा प्राप्त करते थे। उन्होंने मराठों को छत के नीचे लाने में योगदान दिया और मुगलों के खिलाफ खड़े होने में सक्षम बनाया। अब ध्यान ये रखना है कि मैं दो बात बताऊंगा। भारत में दो ऐसा क्षेत्र है जहां पर संतों ने राष्ट्रीय चेतना विकसित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। पहला है पंजाब में। पंजाब में जो गुरु नानक ने पंजाबी भाषा के साथ पंजाबी क्षेत्र में संगत और पंगत की संकल्पना के द्वारा उस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों को एक होने की भावना जो डेवलप की, वह बाद में सिख राष्ट्रवाद के तौर पर डेवलप हुआ। और दूसरा, महाराष्ट्र में जो मराठी संतों ने, जिसमें संत तुकाराम, रामदास, ऐसे संतों ने जो महाराष्ट्र के क्षेत्र में एक होने की भावना, मराठी होने की भावना डेवलप की, वह बाद में महाराष्ट्र राष्ट्रवाद के तौर पर डेवलप हुआ, जिसका कि फायदा राजनीतिक तौर पर शिवाजी उसके उत्तराधिकारी सिद्ध हुए। और इसी एकता के कारण शिवाजी औरंगजेब से टक्कर लेने में सफल हो पाए। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में महात्मा गांधी ने यरवदा सेंट्रल जेल में रहते हुए उनकी कविताएं पढ़ी और उनका अनुवाद किया। अब यहां पर मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा। ये ट्रिक ये है कि जब किसी का नाम आ जाए, डेफिनेटली किसी का नाम आ रहा है कि इन्होंने कर दिया, तो वहां पर थोड़ा चौकन्ना हो जाता है। अधिकतम केस में यह भी देखा गया है कि जो डेफिनेट ऑप्शन होता है वो बनाया गया ऑप्शन होता है और वो मैक्सिमम केस में गलत होता है। तो जवाहरलाल नेहरू का जैसे ही नाम आया, ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। तो अगर पांचवा गलत हुआ तो ये आपके तीन ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो गए। आपका आंसर क्या निकल गया? केवल 1, 2 और 4, अर्थात तीसरा भी गलत है। तो भगवान शिव नहीं, ये भगवान विष्णु के, और भगवान विष्णु के अवतार बिठोवा के पूजक थे। तो इस तरीके से ये भी हमने देख लिया। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह क्वेश्चन आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके कर लीजिए। यह मैं कोई क्लेम तो नहीं कर सकता, लेकिन यह जरूर कर सकता हूं कि यह बहुत ही अधिक संभावित क्वेश्चन है, क्योंकि रसिया से जुड़ा हुआ है और भारत रसिया से जोड़ने वाला एक ट्रायंगल है। आइए, अंतरराष्ट्रीय कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर, INSTC। अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण ट्रांजिट कॉरिडोर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। INSTC is a multi-modal transport network first invested in 2000 by Russia, India and Iran। कह रहा है कि INSTC एक मल्टी मॉडल परिवहन नेटवर्क है जिसकी परिकल्पना पहली बार 2000 में रूस, भारत और ईरान द्वारा की गई थी। सेकंड है, INSTC ईरान और अजरबैजान के माध्यम से भारत और रूस को जोड़ता है, अर्थात ईरान और अजरबैजान दोनों मध्य में अवस्थित हैं और उत्तर में रूस और दक्षिण में भारत है। ईरान का चाबहार बंदरगाह इसी के मार्ग का हिस्सा है और वर्तमान में इसमें केवल 13 सदस्य हैं। तो उपरोक्त क्वेश्चन में से कौन सा सही है? अब आप इसका मैप भी तैयार कर लेंगे और इसके बारे में, इस परियोजना के बारे में जानकारी भी आपको होनी चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए इसको देखते हैं। देखिए, ये न्यूज है। INSTC कॉरिडोर 3300 किलोमीटर रेलवे लाइन, 6000 किलोमीटर लॉन्ग हाईवे, ईरान मेकिंग लाइफ लाइन फ्रॉम इंडिया टू रसिया, पिक्चर विल चेंज। अब ये कह रहा है कि 3300 किलोमीटर का रेलवे है और 6000 किलोमीटर का हाईवे, अर्थात ये हाईवे और रेलवे और इंडिया से ईरान का सी रूट तीनों मार्ग से जुड़ा हुआ है। इसमें समुद्री मार्ग भी है, रेलवे मार्ग भी है और सड़क मार्ग भी है। देखिए, ये इसका मैप है। यहां देखिए, यहां इंडिया से शुरू हो रहा है और ये सेंट पीटर्सबर्ग तक जाता है। अब ये जो ट्रेडिशनल रूट है, ये देखिएगा, ट्रेडिशनल रूट इंडिया से होते हुए यहां बाब अल मंडेब। अब यहां आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये यहां पर एक स्ट्रेट है और एक ये स्ट्रेट है।
दोनों स्टेट का आपको नाम पता होना चाहिए, दोनों का मैपिंग भी आपको होना चाहिए। हालांकि हम तो कराएंगे ही, लेकिन आपको भी अपने से इस पे मेहनत करना है। तो जो ट्रेडिशनल रूट है वो क्या है, बाब अल मंडेब स्ट्रेट से होते हुए फिर रेड सी, ये लाल सागर है, यहां से फिर ये स्वेज कनाल है, स्वेज कनाल को पार करते हुए भूमध्य सागर में आता है, और फिर भूमध्य सागर को यहां पर मरमरा सी से पार करते हुए काला सागर में जाता है, और काला सागर से फिर काला सागर को पार करके सेंट पीटर्सबर्ग तक पहुंचता है। ये ट्रेडिशनल रूट है। और फिर भूमध्य सागर से इधर भूमध्य सागर पार करते हुए इधर जिब्राल्टर स्ट्रेट को पार करते हुए फिर यहां ऐसे सेंट पीटर्सबर्ग तक जाता है। तो ये कितना लंबा रूट है, लेकिन ये जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर डेवलप किया जा रहा है वो एकदम सीधे दिख रहा है ना आपको, इंडिया से एकदम सीधे है। और अगर ये नहीं हो तो लंबा मार्ग कितना बड़ा है, अर्थात मुझे लग रहा है कि यह अगर मार्ग तैयार हो जाता है तो आधा, पूरा जो ट्रेडिशनल रूट है उसका आधा हो जाएगा। अगर ये लंबा वाला कोई बड़ी जहाज है तो बड़ी जहाज चूंकि इस रास्ते से नहीं जा पाती है तो उसके लिए ये रास्ता लेना पड़ता है, तो ये तो उसका लगभग 2/3 हो गया। अब देखिए कहां शुरू होता है, मुंबई से शुरू होता है, फिर यहां हरमुज स्ट्रेट है, हरमुज स्ट्रेट को पार करके ईरान, हरमुज स्ट्रेट के पास ईरान पहुंचता है, और वहां पर जो चाबाहार पोर्ट है उस पोर्ट से माल अनलोड होता है, और वहां से रेल और फिर सड़क मार्ग के द्वारा कैस्पियन सी में पहुंचता है, कैस्पियन सी में यहां आकर के, और फिर कैस्पियन सी से आकर के सीधे रसिया में इंटर करके सीधे सीधे सेंट पीटर्सबर्ग पहुंच जाता है। बड़ा आसान सा रास्ता है। अब एक और मैप देखिए, ये न्यू मैरीटाइम रूट है, ये स्वेज कनाल, ये पुराना वाला रूट है। ये देखिए इंडिया सेंट पीटर्सबर्ग, ये इन्होंने यहां डार्क में दिखा दिया है। यह एक बहु मॉडल अर्थात मल्टी मॉडल परिवहन नेटवर्क है जिसकी परिकल्पना पहली बार 2000 में रसिया, इंडिया और ईरान द्वारा की गई थी। तो शुरुआत इसकी परिकल्पना 2000 ईस्वी में इंडिया, ईरान और रसिया ने मिलकर के करी थी, और यह हिंद महासागर में और फारस की खाड़ी में, ये गल्फ ऑफ पर्सिया है, यहां फारस की खाड़ी से कनेक्ट करते हुए हरमुज स्ट्रेट है, फारस की खाड़ी को ईरान के माध्यम से कैस्पियन सागर से जोड़ता है। हमें पता है फारस की खाड़ी के बाद यहां आगे बढ़ते हुए कहां आ गए, ये कैस्पियन सागर आ गए, अजरबैजान का बाकू है यहां से, और फिर रूस के माध्यम से, फिर उसके बाद यहां कैस्पियन सागर के बाद सीधे रसिया में इंटर होते हुए सेंट पीटर्सबर्ग तक पहुंच जाता है, और फिर सेंट पीटर्सबर्ग और उत्तर यूरोप से जुड़ जाता है। वर्तमान में इसके 13 सदस्य हैं, जिसमें कि भारत, ईरान, ये देशों के नाम आप याद कर सकते हैं, कजाकिस्तान, बेलारूस, तुर्की, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ओमान, यूक्रेन और सीरिया। अब ये ध्यान रखना है कि इसके जो सदस्य देश हैं जरूरी नहीं है कि वो इससे सीमा साझा ही करते हैं, क्योंकि जैसे अगर ये रूट जो देख रहे हैं आप, टर्की यहां पर है, टर्की डायरेक्ट इसके टच में नहीं है क्योंकि टर्की और इसके बीच में अजरबैजान आ जाता है, लेकिन फिर भी टर्की इसका मेंबर है। तो वर्तमान में इसमें 13 सदस्य ही हैं। ईरान का सबसे बड़ा बंदरगाह बंदर अब्बास इसी मार्ग का हिस्सा है। चाबाहार बंदरगाह को 13 देशों के अंतरराष्ट्रीय गलियारे में शामिल करने का इरादा व्यक्त किया गया है। तो यह ध्यान रखना है, चाबाहार बंदरगाह को 13 देशों के इस प्रोजेक्ट में शामिल करने का ईरान ने प्रपोजल दिया था, इंडिया ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया है, रसिया भी इसके साथ अग्री हो गया है कि हाँ चाबाहार प्रोजेक्ट इसके साथ आ जाएगा। लेकिन अभी तक जो बंदर अब्बास पोर्ट था ईरान का वो इससे जुड़ा हुआ था, लेकिन अब चाबाहार पोर्ट जुड़ जाएगा तो फिर वो यहां से सीधे रास्ता आसान और हो जाएगा। तो इस तरीके से आइए अब प्रश्न फिर से आते हैं। अब यहां यह है कि एक मल्टी मॉडल परिवहन नेटवर्क है जिसकी परिकल्पना पहली बार 2000 में, तो सही है, रूस, भारत और ईरान के द्वारा की गई थी, ये स्टेटमेंट सही है। यह ईरान और अजरबैजान के माध्यम से भारत और रूस को जोड़ता है। तो हमने मैप में देखा था कि यहां पर ये अजरबैजान का पोर्ट है, इस मार्ग में आता है,
और यहाँ पर बाकू, अजरबैजान का बाकू से आगे बढ़ जाता है, तो अजरबैजान इसमें जुड़ा हुआ ही है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ईरान का चाबाहार बंदरगाह इसी मार्ग का हिस्सा है, तो ये ध्यान रखना है कि ईरान का चाबाहार बंदरगाह अभी तक इस मार्ग का हिस्सा नहीं है, हालांकि निकट भविष्य में जल्दी ही इसके शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। वर्तमान में इसमें केवल 13 सदस्य हैं, तो वर्तमान में 13 सदस्य स्टेटमेंट सही है। एक बात और ध्यान रखिएगा, यूपीएससी भी बार बार रिसर्च कर रहा होता है कि स्टूडेंट अब क्या कर रहे हैं, तो इलिमिनेशन टेक्निक में केवल सब जैसे ही स्टूडेंट देखते हैं अब वो सीधे गलत मारने की टेंडेंसी रखते हैं। ऐसा नहीं करिएगा, थोड़ा संभल करके करिएगा। इसीलिए यहां पर चूंकि केवल स्टेटमेंट देने का पर्पस भी यही था, ऐसा हार्डकोर रूप से केवल स्टेटमेंट आपसे सही नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जैसे ही केवल लेके चौकन्ना हो जाए और सीधे गलत मारने की टेंडेंसी नहीं रखें, थोड़ा पढ़े समझे और फिर उसको सही या गलत का निर्णय करें। ठीक है, यहां पर ये सही है, तो इस तरीके से पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, और चौथा सही है, तो पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट सही हो गया। अब आते हैं, ये न्यूज काफी चर्चा में रहा है, 3 तलाक, तलाक बिद्दत, तो और चूंकि इससे अभी तक क्वेश्चन आए नहीं है, तो ये एक संभावित प्रश्न है, इसीलिए इसको आप जरूर ध्यान से देख लेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द डिवोर्स प्रैक्टिस्ड इन इस्लाम। इस्लाम में प्रचलित तलाक के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार करें। तलाक ए हसन में एक मुस्लिम पुरुष 3 महीने तक एक बार तलाक बोलकर अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है। स्टेटमेंट समझ गए आप कि अगर कोई मुस्लिम पुरुष अपनी महिला पत्नी को तलाक देना चाहता है तो वह 3 महीने तक लगातार एक महीने में एक बार ऐसे करके 3 बार 3 महीने में तलाक बोल करके अपने रिश्ते को समाप्त कर सकते। तलाक ए बिद्दत, अब यहां देखिए 2 शब्दों का यूज किया गया है, तलाक ए हसन और तलाक ए बिद्दत, दोनों में अंतर है। में लगातार 3 बार शब्द बोला जाता है और विवाह तुरंत अमान्य हो जाता है। तलाक ए बिद्दत में क्या होता है कि 3 महीने का इंतजार नहीं किया जाता है, सीधे तलाक 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 बोल करके रिश्ते समाप्त कर दिए जाते हैं, तो ये दूसरा स्टेटमेंट है। तीसरा है, मुबारकात में पत्नी अलग होना चाहती है लेकिन खुला में दोनों पक्ष अलग होना चाहते हैं और इसमें आपसी सहमति होती है, तो यहां 2 शब्द हैं, एक मुबारकात और दूसरा है खुला। अब दोनों में मुबारकात में पत्नी अलग होना चाहती है जबकि खुला में दोनों पक्ष सहमति से एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, ये स्टेटमेंट कह रहा है। अब आइए इसको समझते हैं। ऐसा है कि ये एक न्यूज था कि 5 ईयर आफ्टर सुप्रीम कोर्ट ट्रिपल तलाक वर्डिक्ट, पेटिशनर्स लिविंग लाइफ एज हाफ डिवोर्सी, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद, सरकार के बाद भी स्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया है, चीजें अभी भी बहुत अच्छी नहीं हुई है। देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि तलाक ए हसन, पहला शब्द आप लोगों के सामने आ गया, के माध्यम से मुसलमानों में तलाक की प्रथा 3 तलाक के समान नहीं है और महिलाओं के पास खुला का विकल्प भी है। तलाक ए हसन और तलाक ए बिद्दत दोनों में अंतर है कि तलाक ए हसन में आपको 3 महीने का समय होता है, जबकि तलाक ए बिद्दत में, जिसे 3 तलाक कहते हैं, उसमें एक ही बार में 3 बार तलाक 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 शब्द बोल करके रिश्तों को समाप्त कर दिया जाता है। तो यहां तलाक ए हसन में महिलाओं के पास खुला का विकल्प होता है, क्योंकि तलाक ए हसन 3 महीने का टाइम देता है, तो महिलाएं अगर बीच में चाहे तो बीच में ही खुला के साथ अपने रिश्ते को समाप्त कर सकती है, अर्थात महिलाओं के पास भी तलाक लेने का एक ऑप्शन तलाक ए हसन में बचता है। इस्लाम में तलाक और खुला क्रमशः पुरुषों और महिलाओं के लिए तलाक के लिए 2 शब्द है। तलाक पुरुष देता है और खुला महिलाएं करती है। एक पुरुष तलाक के जरिए अलग हो सकता है जबकि एक महिला खुला के जरिए। ठीक है, इन दोनों शब्दों को ध्यान दीजिएगा। जबकि तलाक ए हसन, एक मुस्लिम व्यक्ति 3 महीने के लिए एक बार तलाक बोलकर अपनी पत्नी को तलाक ले सकता है। इस प्रथा को तलाक ए हसन कहा जाता है। यदि जोड़े एक साथ नहीं रहते हैं तो तीसरे महीने में तीसरे उच्चारण के साथ तलाक को औपचारिकता दिया जा सकता है। जैसे तलाक ए हसन में एक संभावना रहती है, अगर आपने एक बार तलाक बोला 1 महीने में, उसके बाद अगले महीने में दूसरा तलाक बोला और फिर बीच में दोनों में सहमति हो गई और फिर एक साथ रहने लगे, तो अब ये तलाक, जो 2 तलाक बोले गए हैं, वो अमान्य हो जाते हैं। अब दोनों साथ रहने लगे तो तलाक की प्रथा वहां पर खत्म हो जाती है। लेकिन हालांकि यदि पहले या दूसरे उच्चारण के बाद सहनिवास होता है तो यह माना जाता है कि पार्टियों में सुलह हो गई है और पहला और दूसरा उच्चारण शून्य हो जाता है, ये तो हमने पहले ही कहा।
जबकि यदि पहले और दूसरे उपचार के बाद सहनिवास होता है तो माना जाता है कि पार्टियों में सुलह हो गई और पहला और दूसरा उपचार शून्य हो जाता है। अर्थात दोनों अगर तलाक के हसन में 2 महीने दूसरे तलाक के बाद या पहले तलाक के बाद आपस में फिर से एक साथ सहमति बना करके रहने लगे तो तलाक खत्म हो जाता है, तलाक नहीं माना जाता है। जबकि ट्रिपल तलाक क्या है? ट्रिपल तलाक को तलाक बिद्दत कहा जाता है। इसमें मुसलमानों के कुछ संप्रदाय में सबसे विवादास्पद तलाक प्रथा है। तो कुछ संप्रदाय अर्थात सभी मुसलमानों में यह प्रथा सामान्य रूप से नहीं है, लेकिन कुछ मुसलमानों में ऐसी प्रथा है। इसमें लगातार 3 बार तलाक बोला जाता है और शादी तुरंत ही अमान्य हो जाती है, अर्थात इसमें 3 महीने का समय नहीं होता है। खुला और मुबारक में क्या अंतर होता है? खुला में एक पत्नी अलगाव की इच्छा रखती है, लेकिन मुबारक में दोनों अलगाव की चाहते हैं और आपसी सहमति शामिल होती है। खुला और मुबारक दोनों तलाक की ही विधियां हैं, लेकिन खुला में कोई पत्नी अपने पति से अलग रहना चाहती है तो उसे खुला कहते हैं, और दोनों पति और पत्नी दोनों अपनी रजामंदी से एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं तो उसे मुबारक कहा जाता है। ठीक है, अब आइए प्रश्न पे आते हैं। देखिए, तलाक के हसन में एक मुस्लिम पुरुष 3 महीने तक एक बार तलाक बोलकर अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है। तो ये हमने पढ़ा था कि तलाक के हसन में क्या है कि एक महीने में एक तलाक माना जाएगा। जबकि तलाक बिद्दत, इसी को 3 तलाक भी कहते हैं, में 3 बार बोला जाता है और विवाह तुरंत अमान्य हो जाता है, ये भी सही है। तीसरा है मुबारक में पत्नी अलग होना चाहती है। तो ये हमने पढ़ा था कि मुबारक में पति और पत्नी दोनों आपसी सहमति से अलग होना चाहते हैं, जबकि खुला में पत्नी अलग होना चाहती है। तो जबकि खुला में दोनों पक्ष लिखा हुआ है तथा ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो पहला और दूसरा ये दोनों सही है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये प्रश्न देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैप है, ये वर्ल्ड मैप का क्वेश्चन है क्योंकि हमने आपसे लिया है, आपने लिया है भूमध्य सागर से सीमा साझा करने वाले एशियाई देशों की पहचान। सभी एशियाई देश हैं, इनमें से कौन भूमध्य सागर से सीमा साझा करता है? इराक, इजराइल, सीरिया, जॉर्डन, या फिर इजराइल, फिलिस्तीन, तुर्की, सऊदी अरब, सीरिया, लेबनान, तुर्की, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, इजराइल और तुर्की। तो ये अब आप लोगों के लिए एक टास्क रहेगा कि भूमध्य सागर के आसपास सीमा बनाने वाले सिर्फ एशियाई देश नहीं, अफ्रीकी देश और प्रमुख यूरोपीय देश को भी आप लोग देख लेंगे। हालांकि मैं आपको आज दिखा देता हूं, लेकिन इसको आप याद भी कर लेंगे। ठीक है, तो आइए भूमध्य सागर से सीमा बनाने वाले देशों को देखते हैं। ये देखिए, इस मैप में यहां पर भूमध्य सागर से सीमा बनाने वाले एशियाई देशों की अगर हम बात करें तो ये एशियाई देश है। इसमें पहला ऊपर में है टर्की, फिर यहां देखिए ये है सीरिया, सीरिया के बाद यहां पर देखिए छोटा सा है, इतना छोटा सा लेबनान, और इधर ये यहां पर ऐसे कटा हुआ है इजराइल, इजराइल ये जो यहां पर दिखाया जा रहा है, और यहां पर गाजा पट्टी है, यह फिलिस्तीन भी इससे जुड़ा हुआ है। तो कौन कौन से देश हो गए? टर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल और फिलिस्तीन। ये इतने देश जुड़े हुए हैं। और जो नहीं जुड़ा हुआ देश है जॉर्डन, जॉर्डन एशियाई देश है जो कि इधर है, लेकिन वो यहां पर भूमध्य सागर से सीमा साझा नहीं करता। तो एशियाई देश हो गए, पांचों को क्रम याद कर लीजिए, टर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल और फिलिस्तीन। टर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, ये एशियाई देश हो गए। अब इधर देखिए अफ्रीकन देशों को। अफ्रीकन देशों में पहला इधर मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया, लीबिया और इजिप्ट। इसको आप अपने ट्रिक बना करके याद कर सकते हैं, MALTE, माल्टे या माल्टे, जो भी कर लेंगे। एम से मोरक्को, ए से अल्जीरिया, एल से लीबिया, टी से ट्यूनिसिया और ई से इजिप्ट। तो इन देशों को आपने, अफ्रीका वाले देशों को भी देख लिया। अब थोड़ा यूरोप के कुछ देश देख लेते हैं। स्पेन पता होगा आप लोगों को, फ्रांस पता ही होगा, इटली बड़ा लंबा शेयर करता है। फिर इधर आते हैं, इटली के बाद ग्रीस, ये पता, मैं सिर्फ बड़े बड़े देशों को आइडेंटिफाई कर रहा हूं, ठीक है। और
एक और जो बड़ा अजीब सा देश है, जो कि इस देश का नाम है साइप्रस। साइप्रस ज्योग्राफिकली एशिया में माना जाता है, पॉलिटिकली यूरोप का पार्ट माना जाता है। तो ये साइप्रस, चूंकि ये भूमध्य सागर के बीच में है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, साइप्रस भूमध्य सागर के बीच में है या किसी देश से बाउंड्री शेयर नहीं करता, और ये ज्योग्राफिकली एशिया में लेकिन पॉलिटिकली यूरोप का देश माना जाता है। तो इस तरीके से हमने भूमध्य सागर से सीमा बनाने वाले देशों को देख लिया। अब आइए मैप में अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, अब कह रहा है भूमध्य सागर से साझा करने वाले एशियाई देशों की पहचान। इराक नहीं साझा करता है, पहला ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड, इजराइल करता है, फिलिस्तीन करता है, टर्की करता है, सऊदी अरब नहीं करता है, तो ऑप्शन सेकंड भी गलत हो गया। तीसरा है सीरिया करता है, लेबनान करता है, टर्की करता है, जॉर्डन करता है। देखा था अभी आप लोगों ने मैप, तो जॉर्डन नहीं करता है। अब इधर देखिए, लेबनान करता है, सीरिया करता है, इजराइल करता है, टर्की करता है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। ठीक है, अब एक अंतिम और प्रमुख क्वेश्चन की ओर आइए। यह जो यूपीएससी लगातार भारत के 4 शहरों का नाम देता है, उसको कहता है कि नॉर्थ टू साउथ या ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करना है। तो उसी तरीके से हमने ये 4 शहर लिए हैं, क्योंकि ये जोशीमठ चर्चा में है, शिमला, चंडीगढ़ और जम्मू। इन चारों को उत्तर दक्षिण क्रम में अवस्थित करना है, नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है। कुछ जो बड़े बड़े शहर हैं, आप लोग जो कि जैसे कि अगर कोई देश हो गया, कोई सिटी हो गया, जो शहर हो गया जो कि कर्क रेखा से कितने दूरी पर अवस्थित है, कोई ऐसा कोई भारत का जैसे भूमध्य एमपी है, मध्य प्रदेश, उससे शेयर करने वाले, बाउंड्री शेयर करने वाले स्टेट्स हो गए, वो देख लीजिएगा, क्योंकि ये सब कुछ महत्वपूर्ण होते हैं। और जो प्रमुख शहर हैं उनके लोकेशन को जरूर देखा करिए, आप लोग गेटलेस खोल करके उसको जरूर पढ़ा करिए। आइए इसको देखते हैं। अब जोशीमठ बहुत चर्चा में है इधर अपने दरार के चलते। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, हिमाचल प्रदेश। दूसरा, पंजाब और हरियाणा का चंडीगढ़, और जे&के का जम्मू। तो इस तरीके से इन 4 शहरों को नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है। आइए मैप में देख लेते हैं। देखिए, यहां पर जम्मू है, यहां पर शिमला है, और यहां देखिए पंजाब में ये है चंडीगढ़। अब यहां पे जोशीमठ का मैप नहीं है, लेकिन आपको इस मैप को भी तैयार कर लेना है, जोशीमठ को भी देख लेना है। तो अब इन 4 शहरों को, चूंकि 3 शहरों का ही मैप मिल पाया था, तो 4 शहरों का आपको अरेंज करना है। तो सबसे ऊपर जम्मू, इसमें तो कोई संदेह नहीं होगा आपको, जम्मू सबसे ऊपर होगा। दूसरा, उत्तराखंड में आता है जोशीमठ, और जबकि शिमला हिमाचल प्रदेश में है, तो हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड से ऊपर है, तो दूसरा शिमला में हो जाएगा, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जो अंतर आपको दिखेगा वो देखिए, यहां पर चंडीगढ़ है, और यहीं पर आसपास उत्तराखंड के क्षेत्र में जोशीमठ भी है। तो जोशीमठ और चंडीगढ़ का उत्तर और दक्षिण करने में आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है। और यूपीएससी जो मैप देता है, जो शहरों का नक्शा देता है, उसमें 2 तो बड़े आसानी से एडजस्टेड होते हैं, लेकिन बाकी जो 2 होते हैं वो बहुत ही आसपास के होते हैं। इसीलिए आसपास वाले जो बड़े शहर हैं उनका लोकेशन जरूर देखते रहिए। तो यहां पर मैं आप लोगों को सही बता देता हूं इसका, कि सबसे ऊपर जम्मू है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद जम्मू के बाद बी है, ऑप्शन नंबर बी, शिमला हो गया, हिमाचल प्रदेश की राजधानी। ठीक है, और उसके बाद ए है जोशीमठ, जो कि उत्तराखंड में है, और तब सबसे नीचे है चंडीगढ़ सी। ये आप लोगों को हो सकता है आपको आसानी से आप इसको कर ले, लेकिन एक बात बता रहा हूं कि जोशीमठ और चंडीगढ़ ये दोनों इतने आसपास हैं कि पॉइंट में बस मात्र अंतर है। तो ये सब चीजों को थोड़ा सा आप लोगों को जरूर रुक करके देखना होगा। तो ऑप्शन नंबर डी, बी, ए, सी सही है। देखते हैं कहां मिलते हैं ये। तो ये डी, बी, ए, सी ऑप्शन नंबर 4 में सही है। तो डी, बी, ए, सी अर्थात सबसे ऊपर है जम्मू,
उसके बाद शिमला, और तब जोशीमठ, और तब चंडीगढ़। तो इस तरीके से इस मैप को आप लोग तैयार करते रहे और ऐसे ही अपने पढ़ाई कंटिन्यू रखें। हम लोग तो इस सीरीज में पूरे 1 साल का करंट अफेयर आपको तैयार करा ही रहे हैं, साथ ही आप भी अपने से मेहनत करते रहें और हमारे इस सीरीज को देखते रहें ताकि हम आपको बेहतर तरीके से कंटेंट को आपको उपलब्ध कराएं। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।